So hello everyone. So we are finally here with the most awaited video on our channel. That is the current affairs subject wise video. जो कोर्स था शिखर, जो कि ऑलरेडी ऑन है, बच्चे कई जुड़ चुके हैं हमारे साथ. अगर आपको भी जुड़ना है तो व्हाट्सएप पे क्वेरी दीजिए, नंबर वहां पे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए क्या लेकर आऊंगा, शिखर का एक वीडियो लेकर आऊंगा कि शिखर में हम एक्चुअली पढ़ कैसे रहे और ये क्यों स्पेशल है इतना. तो वीडियो में लेकर आ चुका हूँ आपके लिए. जो हमारा मॉडल है शिखर का, 2 मिनट समझा देता हूँ मैं. 2 मिनट का 1 ही मिनट लूंगा आपका. हम सब्जेक्ट वाइज एनवायरमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड साइंस एंड टेक 6 महीने ब्रेक करके लास्ट एक ईयर ये करंट अफेयर्स कॉन्सेप्चुअली और फैक्चुअली विद एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं. उस पर हम पढ़ रहे हैं, इन डिटेल पढ़ रहे हैं, और मैं आपको प्रैक्टिस पीडीएफ भी दे रहा हूँ और मेंटरशिप सेशन भी फ्री दे रहा हूँ. एनीथिंग यू वांट टू आस्क रिलेटेड टू यूपीएससी प्रीलिम्स और यूपीएससी मेंस, आंसर राइटिंग भी आपको साथ में टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा हूँ. हमारे रेगुलर सेशंस होते हैं एवरी संडे, ठीक है. तो ये है शिखर कोर्स. हालांकि ये वीडियो मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि आपको दिखाऊंगा कैसे पढ़ते हैं, और साथ ही साथ एनवायरमेंट के कुछ टॉपिक्स जो करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम क्रीम टॉपिक्स चुन के लाया हूं मैं यूट्यूब के लिए. एक वीडियो आपसे प्रॉमिस करा था उस कोर्स का फ्री, मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ. ठीक है, तो देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. क्वेश्चन डेफिनेटली बनना है यहाँ से. देयर आर नो इफ्स एंड बट्स, क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा. तो देखते हैं, आइए एनवायरमेंट एंड करंट अफेयर्स एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे. ठीक है, चलो एक गुड बस पानी पी लेता हूं. ओके, फिर उसके बाद चलिए, ठीक है. तो पहला टॉपिक जो है, समझिएगा मेरे साथ में, आप है ना, मेरे साथ समझिएगा, कुछ भी कॉन्सेप्ट आपका खराब नहीं होने दें. देखिए, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन बहुत न्यूज में है. होता क्या है, यूपीएससी इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है. कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, इंडिया का इससे क्या रिलेशन है, आसपास. आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछ सकता है. टारगेट क्या है वो भी पूछ सकता है. सब ये लोडेड है विद फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स बोथ, और मैं यहाँ पे हूँ उसको आपको और आसान तरीके से बताने के लिए. देखो, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, पहले समझो कि होता क्या है. होता क्या है कि कोल जो है ना, एक चीज होती है कोल, एक चीज होती है सिन गैस. बेटा, सिन गैस जो होती है वो ऐसी गैस है जो मेजर गैसेस जैसे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबसे मिलकर बनती है. वाटर वेपर, इन सबसे मिलकर बनती है, और इससे हम एज अ एनर्जी सोर्स यूज कर सकते हैं. ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में हो, चाहे वो आपके हाइड्रो नहीं, इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में हो, चाहे वो आपके कंबशन के क्षेत्र में हो, चाहे वो आपके व्हीकल पावर के क्षेत्र में हो, चाहे वो आपके एज अ बायोमास. ठीक है, इससे हम यूज, ठीक, सिन गैस. ओके, ठीक. तो सिन गैस बनाने के बहुत तरीके हैं. अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन एक, कह लो कि लेटेस्ट, इको फ्रेंडली, और एक तरीके से, यार राइटिंग बहुत बुरी, एक तरीके से विन विन तरीका है. अब वो कैसे होता गया, देखो, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन में क्या होता है, ये एक इन सीटू प्रोसेस है. इन सीटू प्रोसेस मतलब कोल माइंस को बिना माइन करे, कोल माइंस को बिना माइन करे हम कुछ गैसेस इंसर्ट करते हैं अंदर, और कोल का क्या कराते हैं, कंबशन कराते हैं. उस कंबशन से होने के बाद आपके कुछ गैसेस पैदा होती हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं सिन गैस, और उस सिन गैस को हम लोग स्टोर कर लेते हैं फॉर देयर यूज एज एनर्जी. समझ गया? बहुत सिंपल लग रहा है सुन के, बिल्कुल सिंपल है. आप ये पढ़ोगे, पूरा कहीं पढ़ोगे, बहुत टफ लगेगा, समझने के लिए यही आसान है. ठीक, इसके देखो अब ये क्यों है, इसको क्यों करा जा रहा है. तरीका क्या होता है, मैंने कोल माइंस में कोल है, आपने कुछ गैसेस इंसर्ट करी जिससे कंबशन हुआ कोल का, और इससे कुछ गैसेस उल्टा पैदा हुई जिनको हम लोग सिन गैस कहते हैं, जैसे कि मीथेन. ठीक है, और इसको हम यूज करेंगे फर्दर हमारे एज एन एनर्जी रिसोर्स. ठीक, अब आप ये बात समझो, फायदा क्या है. देखो, एनवायरमेंटली कितना फायदा है. पहली बात तो सिन गैस प्रोड्यूस हो रही है, उसे हम लोग अलग अलग क्षेत्र में यूज कर सकते हैं. इंपोर्ट डिपेंडेंसी फॉसिल्स से हमारी कम हो जाएगी, पहला. दूसरा क्या है, जब हम कोल को बिना माइन करे, उस माइंस के अंदर ही गैस इंसर्ट करके गैसिफिकेशन कर पा रहे हैं. क्या हम कोल गैसिफिकेशन अभी नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं. ठीक, लेकिन उसके लिए हमें कोल को माइन से निकालना पड़ता है, माइनिंग करनी पड़ती है. माइनिंग अपने आप में क्या है, बहुत ही डेंजरस के साथ साथ पल्यूटिंग एक प्रोसेस है. ठीक, तो ये पॉल्यूशन हमने रोका, डेंजर रोका माइनिंग का. ठीक, और कोल को हमने माइंस के अंदर ही गैसिफाई कर दिया. ठीक है, समझ रहे हो कितना बढ़िया आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया इन वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प लैंग्वेज. अब आप ये चाहो तो पढ़ लो, चाहो तो ना पढ़ो, आपकी मर्जी है. पढ़ लो, है ना. अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन इज एन इन सीटू. व्हाट इज इन सीटू, कैसे हम इन सीटू, एक्सीटू होता है ना, एक्सीटू क्या होता है,
हम जब किसी चीज को उसकी नेटिव प्लेस से कहीं और उठा के कोई चीज करते हैं, ऐसे कि आपका बोटानिकल गार्डन्स जो बनाए जाते हैं, ठीक है, या जू बनाया जाता है, एक्स-सीटू कंजर्वेशन है ना, हम एनिमल्स को या फिर प्लांट्स को उनकी नेचुरल हैबिटेट नेटिव प्लेस से उठा के बोटानिकल गार्डन्स और जू में लाके रखते हैं और वहां कंजर्वेशन करते हैं, दैट इज एक्स-सीटू, उनके घर से अलग। इन-सीटू मतलब उनके नेचुरल हैबिटेट में जहां वो हैं, ठीक, जैसे कि प्रोसेस क्या हो रहा है, इन-सीटू कोल को माइंस में रहने दिया जा रहा है, छेड़ा नहीं जा रहा है, इन-सीटू प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स coal into combustible gases while the coal remains in a natural coal seam, वही बताया। This method involves injecting oxidants, है ना, जो हम लोग गैसेस इंसर्ट करते हैं उस माइन में, वो कौन सी गैसेस होती हैं, एयर, एयर लिख दिया उसमें सब आ गया, ठीक है, मेनली ऑक्सीजन होता है, याद रखना, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो बाकी नाइट्रोजन जो भी एयर कंपोनेंट्स हैं वो भी होते हैं, बट ऑक्सीजन इज द मेन, ठीक है, गैस जिसको इंसर्ट करा जाता है टू इनिशिएट partial combustion producing a synthesis gas, syngas, composed mainly of methane, methane is the main, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर वेपर भी है। The syngas can be utilized for various applications including power generation, chemical production such as and as a feedstock for synthetic fuel। यही समझा, ठीक है, यही समझा, ओके। अब जरा देखो आगे देखते हैं, बेनिफिट्स ऑफ यूसीजी क्या है, अभी बताया मैंने, बेनिफिट्स फटाफट देख लो। रिड्यूसेस इंपोर्ट डिपेंडेंस, बिल्कुल ठीक है, क्यों, एनर्जी सोर्स का ऑल्टरनेट है सिन गैस, ठीक। एक्सेस टू अनमाइनेबल कोल रिजर्व, जहां पे माइनिंग पॉसिबल नहीं है हम लोग वहां से भी कोल को क्या है अब इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब तक अगर कोल को माइन नहीं कर पाते तो हम कोल को अनयूटिलाइज छोड़ रहे थे, अब जहां पे माइनिंग नहीं कर सकते, जहां पे डिफिकल्ट टेरेन है, टोपोग्राफी है, हम वहां भी इस प्रोसेस के साथ अपना क्या कर सकते हैं, कोल आपका माइन कोल, अनमाइनेबल कोल को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इको फ्रेंडली, क्यों, सरफेस माइनिंग नहीं होगी, लैंड डिग्रेड नहीं होगा, और माइनिंग अपने आप में बहुत ही पोल्यूटिंग होता है तो वो पोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, ठीक। मल्टीपल यूज ऑफ सिंथेटिक गैस, सिन गैस, इसके बहुत यूज है, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल्स, हाइड्रोजन प्रोडक्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या है, द प्रोसेस कैन बी मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल माइनिंग एंड सरफेस गैसिफिकेशन as it eliminates the need for coal attraction and handling। कभी माइनिंग होते देखा, इट्स अ ह्यूज टास्क, ठीक है, पूरा सरफेस माइनिंग जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा चलती है, पूरा सरफेस क्लियर करी जाती है, फिर उसमें से कई लोग, हजारों लोग लगते हैं, कई इलेक्ट्रिसिटी, पानी, बिजली बोल दिया, आपका पैसा बहुत लगता है यार, इट्स अ कॉस्टली अफेयर, ठीक है, तो वो सब कॉस्ट हम बचा सकते हैं, और मोर इंपॉर्टेंटली हम लाइव्स भी बचा सकते हैं, ठीक है, समझ गया, ये सारे बेनिफिट्स थे। अच्छा, गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है, स्टार लगा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, गवर्नमेंट ने टारगेट रख दिया है, ऐसे ही स्टेटमेंट यूपीएससी खेलता है। गवर्नमेंट ने नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन लॉन्च करा है विद द गोल ऑफ अचीविंग 100 मिलियन टन्स ऑफ कोल गैसिफिकेशन बाय 2030। इसको प्लीज बाय हार्ट कर लो, तो प्लीज बाय हार्ट कर लो, ठीक है। दिस मिशन सीक्स टू रिड्यूस रिलायंस ऑन इंपोर्ट्स, सारी बात है भाई, पढ़ लेना। अच्छा, पीडीएफ कहाँ मिलेगी सर, पीडीएफ मिलेगी थिंक टैंक यूपीएससी के टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप चैनल पे। कंसर्न्स क्या है, देखो, इंड्यूस सब्सिडेंस, देखो क्या होगा, अंडरग्राउंड, आप जब कुछ भी ग्राउंड के अंडर, ये ऐसे क्या है, अब ये टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको वो तो बताया ही थी, माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा, क्यों न्यूज में था ये न्यूज में था बिकॉज छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो थी, छत्तीसगढ़ में, माफ करना, आपके झारखंड में एक पायलट प्रोजेक्ट अनाउंस हो गया है, ठीक है, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने लॉन्च करा, इसलिए न्यूज में था, ठीक। अब देखो कंसर्न क्या, देखो ये क्या है, अभी नया है, ये अभी नया है, पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, तो ये जो कंसर्न्स हैं आपके टेंटेटिव हैं, ठीक है, बहरहाल हैं, ठीक है। देखो क्या है, इंड्यूस सब्सिडेंस, ऐसा माना जा रहा है, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, कंसर्न्स ये हैं कि भाई आप कोई भी चीज को अंडरग्राउंड छेड़ोगे तो उससे क्या हो जाएगा, लैंड डिग्रेडेशन, या फिर आपको एक तरीके से जमीन हटने का, लैंड इंस्टेबिलिटी का खतरा बन सकता है, ठीक है, ये कहा जा रहा है। फिर ग्रीन हाउस गैस एमिशन, कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि ये ज्यादा ग्रीन हाउस गैस क्या करेगा, एमिट करेगा विद द व्हेन वी कंपेयर इट टू द ट्रेडिशनल प्रोसेस, दिस इज येट टू बी सीन, ओके। ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन, इट्स अ सीरियस कंसर्न कि भाई अगर आप अंडरग्राउंड जाके ऐसा कुछ करोगे, कंबशन वगैरह, तो देयर आर हाई चांसेस, हाईली लाइकली कि आप क्या करोगे, ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट कर दोगे, बिकॉज यू नेवर नो, ठीक है, ओके।
टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन, बिल्कुल ठीक है। ये बोला गया है कि दिस इज अ कॉस्टली, देखो हाई कॉस्ट, दिस इज अ कॉस्टली अफेयर, और इसके साथ आप क्या नहीं कर सकते हो, इसके साथ आप श्योर नहीं हो सकते हो कि कितना वाइबल रहेगा इंडिया में इसका एडॉप्शन, बिकॉज इट्स अ कॉस्टली एज वेल एज टेक्नोलॉजिकल अफेयर। क्या हमारे पास वो लेवल की टेक्नोलॉजी है, हमारे लोग टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हैं, और क्या हमारे पास इतना कॉस्ट है जो इसको हम आपके वाइड रेंज पे अप्लाई कर पाए। ठीक, अब देखो क्वेश्चन, यहां पे होगी प्रैक्टिस। क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन। Underground coal gasification is a process that converts coal into syngas by injecting steam and oxygen directly into underground coal seams। क्या इससे सब ठीक है? बिल्कुल ठीक है। कोल टू syngas, स्टीम एंड ऑक्सीजन इंजेक्ट कर रहा है डायरेक्टली टू द अंडरग्राउंड। ठीक, स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गया। द syngas produced from UCG primarily consists of methane, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। UCG eliminates the need for surface mining, बिल्कुल ठीक है। Making it a completely environmentally safe process, ये no, it is not completely environmentally safe। तो मैंने खतरे बताए अभी आपको कंसर्न्स में कि क्या है भाई, आपका पहले तो लैंड इंस्टेबिलिटी बहुत बड़ा खतरा है, दूसरा देयर आर हाई चांसेस ऑफ ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन, एंड प्लस ग्रीन हाउस इमिशंस के भी कंसर्न्स हैं, हालांकि दोज आर नॉट वेरी कंक्रीट बट दे आर। ठीक है, तो थर्ड गलत होता है, थर्ड गलत होते ही आपके ये दो गलत होते हैं, अब चौथा देखना पड़ेगा। India has launched the National Coal Gasification Mission to promote UCG and aims to gasify 100 million tons by 2030। Absolutely true, आंसर हो जाता है B, 1, 2 and 4। ओके, क्लियर। ये है तरीका पढ़ने का, ऑन स्पॉट एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करने का, जिससे कि आप सब समझ जाओ, कुछ भी आपका अधूरा ना रह जाए। ठीक है भाई, चलो अब आया ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी काउंसिल। क्या है ये? रिसेंटली, ये देखो पहले समझो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि क्यों न्यूज में था, ये आपसे कभी नहीं पूछने जाएगा। 736.4 मिलियन डॉलर्स करे। ठीक है, आपको समझना है ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी काउंसिल है क्या। देखो 1992 अर्थ समिट जिसे हम लोग कहते हैं, रियो समिट, उसमें इसका क्या करा गया, उसमें इसका इजाद करा गया। ये करता क्या है, ये करता है जो दुनिया भर के आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं आपके, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट हो गए, पोल्यूशन का आपके कंट्रोलिंग प्रोजेक्ट्स हो गए, आपके लैंड को बेटर क्वालिटी करने के लिए प्रोजेक्ट्स हो गए, डेजर्टिफिकेशन बचाने के लिए प्रोजेक्ट्स हो गए, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उसको ये फंड करता है। ठीक है, फंड करता है। और ये फंड कहां से करता है? देखो, इट्स अ कॉमन फोरम, 196 कंट्रीज इसकी मेंबर है। क्या इंडिया मेंबर है? बड़ा सवाल। ठीक है, बिल्कुल है, इंडिया इज अ मेंबर। ये सब इसमें कंट्रीब्यूशंस करते हैं और एक पूल ऑफ फंड रहता है। इवन वर्ल्ड बैंक भी इसका ट्रस्टी है, वो भी कंट्रीब्यूट करता है। और फिर जो नीडी कंट्रीज होती हैं, जो प्रोजेक्ट्स इनको प्रपोज करे जाते हैं, स्टडी करते हैं प्रोजेक्ट्स को, और फिर देखते हैं क्या ये प्रोजेक्ट्स वर्दी है। जैसे इंडिया का, इसी मीटिंग में इंडिया का कोहैबिटेट नाम का एक प्रोजेक्ट है। क्या कोई ऐसा तेजस्वी बच्चा है उसको पता है कोहैबिटेट क्या प्रोजेक्ट है? इंडिया का कोहैबिटेट प्रोजेक्ट जो है उसको फंड करा है इसी मीटिंग में, यही न्यूज के साथ जुड़ी खबर है ये। ओके, ठीक है, उसको ये फंड करता है। ठीक ठीक, एस्टैब्लिश इन 1992 रियो अर्थ समिट। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू टैकल ग्लोबल एनवायरमेंटल चैलेंजेस इंक्लूडिंग बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड पोल्यूशन कंट्रोल। ओके, गवर्नेंस क्या है भाई? जीईएफ काउंसिल, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी की जो काउंसिल है, ये इसकी मेन गवर्निंग बॉडी है, कंसिस्टिंग ऑफ 32 मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट कंट्री कॉन्स्टिट्यूएंट। ये रोटेशनल बेसिस पे है ना, इलेक्शन बेसिस पे, कभी इंडिया के होंगे, कभी नहीं होंगे, कभी यूएस के होंगे। 196 कंट्रीज है मेंबर, 32 मेंबर्स आपके गवर्निंग काउंसिल में है, तो हर बार हर लोग नहीं हो सकते, रोटेशनल बेसिस पे उसका इलेक्शन होता रहता है। सेक्रेटेरिएट कहाँ है इसकी? वॉशिंगटन डीसी में है। मेंबरशिप 186, माफ करना बार बार 196 बोल रहा हूं, दिस इज 186। यार एक बार बता दिया करो, ऐसा कुछ बता दिया करो। ठीक है, ठीक, इंक्लूडिंग इंडिया। मेजर प्रोजेक्ट्स फंडेड बाय जीईएफ। अब देखो ये इंपॉर्टेंट आया, ग्रेट ग्रीन वॉल। आपको पता होगा जो अफ्रीका का साहेल रीजन है ना, साहेल रीजन है, ऑलमोस्ट डेजर्टिफिकेशन की ओर है। वहां पे ये बनाया जा रहा है कि हमें पूरा जो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है मान लो, चलो अच्छा समझो, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है मान लो, है ना, ये मान लो उसका आपका
वेस्ट कोस्ट है, ये ईस्ट कोस्ट है, ठीक। बोला जा रहा है यहाँ एक क्या करेंगे हम भाई, पेड़ उगाएंगे, हम ग्रीन वॉल बनाएंगे, एक किसकी, ट्री की वॉल, जिसे बोला गया ग्रेट ग्रीन वॉल, ठीक है। साहेल रीजन जो है वहां पे ये प्रपोज है और बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। इट इज फंडेड बाय जीईसी, ठीक है, याद रखिए, ठीक। अच्छा, ठीक है। देखो इंडियन प्रोजेक्ट्स क्या है, मैंने बताया आपको, कोहैबिटेट। कोहैबिटेट प्रोजेक्ट क्या है, कंजर्व्स वेटलैंड्स, ये भी बहुत न्यूज में था अपने आप में, ठीक है। वेटलैंड कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ग्रास लैंड अलोंग द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे फॉर माइग्रेटरी स्पीशीज। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे क्या है, इट्स अ रूट विच इज फॉलोड एंड प्रेफर्ड बाय अ लॉट ऑफ सेंट्रल एशियन माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज, जो सर्दी के मौसम में माइग्रेट करते हैं, ठीक है। ठीक, आसमान में कोई रास्ता नहीं बना है ये, इट इज मैप करा गया है इतने सालों के माइग्रेशन पैटर्न को देखते हुए कि ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है, एक रूट है ना, ठीक है। ठीक, अलोंग दैट सेंट्रल एशियन फ्लाईवे कई सारी कंट्री पड़ती है, इंडिया में भी कई उसके स्पॉट्स हैं जहां पे लोग रुकते हैं और ब्रीडिंग करते हैं या समय बिताते हैं। तो वहां के जितने वेटलैंड्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एरिया हैं, उनको कंजर्व करने के लिए कोहैबिटेट प्रोजेक्ट को लॉन्च करा। ओके, ठीक है। कौन करता है भाई, इंप्लीमेंटेड बाय यूएनडीपी एंड इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, क्लियर। चलिए, विद रेफरेंस टू ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ग्लोबल एनवायरमेंट facility was established during the Rio Summit in 1992. Absolutely. The World Bank acts as the trustee of GEF funds. मैंने बताया, बिल्कुल ठीक। GEF provides funding only for biodiversity conservation. No, हमने देखा अभी कि भाई ये क्लाइमेट चेंज के लिए भी पैसा प्रोवाइड करती है ना, और साथ ही ये पॉल्यूशन कंट्रोलिंग प्रोजेक्ट्स जो होते हैं के लिए भी पैसा प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो आपका 3 गलत होते ही आपको आंसर मिल जाएगा। बहरहाल हमने 1 और 2 ऑलरेडी करेक्ट देख लिया। क्लियर, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आता है नासा प्री फायर मिशन। थोड़ा ध्यान से समझ, देखो नासा ने क्या करा है, आपको रिसेंटली पता होगा आर्कटिक और अंटार्कटिका में जो रेट ऑफ कह लो कि हीटिंग, जो वहां का मतलब जैसे आप पता होगा ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया में बढ़ रही है, पर अंटार्कटिका और आर्कटिक रीजन में एक अनयूजुअल पैटर्न देखा गया है, स्पेशली आर्कटिक रीजन में, कि भाई वहां देखा गया है कि यहाँ का जो रेट ऑफ हीटिंग है वो काफी ज्यादा है, और बल्कि जो नॉर्मल एरियाज है उनसे बहुत ज्यादा है। तो इसको स्टडी करना है, इसको स्टडी करना है कि ये क्यों है। क्योंकि आर्कटिक और अंटार्कटिका रीजन ऐसा है जिससे आपका पूरा मॉडरेशन होता है पूरे अर्थ के, पूरे ग्लोबल क्लाइमेट का, ठीक है। जो आपकी कोल्ड विंड्स आती हैं जाती हैं, है ना, सब ये जो आपके क्या बोलेंगे इनको, भाई जो आपके पोलर रीजन है, यहाँ से जो पोलर विंड्स आती हैं ये मॉडरेट करती हैं पूरे क्लाइमेट को, स्पेशली आपके जो यूरोप वाला रीजन है उसको, ठीक है। तो यहाँ की जो अनयूजुअल हीटिंग है, ठीक, अभी हम लोग डेटा भी देखेंगे, उसको स्टडी करने के लिए नासा ने प्री फायर मिशन लॉन्च करा है, ठीक है। नासा लॉन्च द फर्स्ट ऑफ 2 सैटेलाइट्स अंडर द पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। इसकी फुल फॉर्म है, एक सही कर लूं, हाँ, पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट फ्रॉम न्यूजीलैंड, ठीक है। दिस मिशन एम्स टू स्टडी हाउ अर्थ पोलर रीजन रेडिएट हीट इनटू स्पेस, इंप्रूविंग क्लाइमेट चेंज प्रेडिक्शंस, ठीक है। अब देखो डिटेल में, फुल नेम देख चुके हैं, कोई बात नहीं। ऑब्जेक्टिव क्या है, मेजर हाउ द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रिलीज हीट इनटू स्पेस टू रिफाइन क्लाइमेट मॉडल्स, ठीक है। वही मैंने बताया, ये स्टडी करेगा आर्कटिक और अंटार्कटिका रीजन के हीटिंग पैटर्न को, जिससे कि आपका पूरा दुनिया जो है वो इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है। ये इसको करेगा, स्टडी करेगा। द मिशन कंसिस्ट ऑफ ट्विन सैटेलाइट्स, 2 सैटेलाइट्स भेजेंगे, ईच कैरिंग 1 इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरिंग द पोल्स अबाउट 6 आवर अपार्ट। याद रखना कि ये एसिंक्रोनस है, मतलब ये सेम टाइम पे सेम जगह नहीं रहेंगी। इनको ऐसा डिजाइन कराएगा कि एक स्पॉट में एक सैटेलाइट उसका कवरेज लेके गुजरेगी, तो उसके 6 घंटे बाद दूसरी सैटेलाइट उसका कवरेज दोबारा लेगी, फिर वो सैटेलाइट दोबारा 6 घंटे, मतलब 6 घंटे के गैप पे हमें एक उसकी डिटेल कवरेज मिलती रहेगी एक स्पॉट की, ठीक है। आप सोच रहे हो, ठीक, उससे क्या होगा, आपका जो पैटर्न ऑफ वेदर है उसको हम लोग ज्यादा डिटेल में स्टडी कर पाएंगे, ज्यादा टाइम गैप में स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। अगर हम थोड़ी थोड़ी देर में डेटा उठाते रहेंगे तो इट विल बी अ मोर होलिस्टिक डेटा, ठीक है।
एसिंक्रोनस सैटेलाइट्स कहते हैं ऐसे सैटेलाइट्स को, याद रखना, ठीक है। ठीक, सिग्निफिकेंस क्या है, हेल्प साइंटिस्ट अंडरस्टैंड व्हाई द आर्कटिक हैज वार्म्ड 2.5 टाइम्स फास्टर देन द ग्लोबल एवरेज सिंस द 1970s। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, ओके। ऑपरेशन क्या है, द सैटेलाइट विल ऑर्बिट नियर पोल रीजन एसिंक्रोनसली, जो बताया मैंने आपको, पासिंग ओवर द सेम स्पॉट ऑन अर्थ एट डिफरेंट टाइम्स टू मैक्सिमाइज कवरेज। डिफरेंट टाइम्स कितना, 6 आवर्स अपार्ट, ओके। इट विल मेजर द रेडिएंट एनर्जी एमिटेड बाय अर्थ पोलर रीजन, ओके, क्लियर, बात हो चुकी है ये। अच्छा, अब आ जाओ भाई साइंटिफिक गोल्स क्या है। देखो, अगर नहीं भी इसको पढ़ो तो क्या है, आर्कटिक और अंटार्कटिक के हीटिंग पैटर्न स्टडी करना, जिससे कि हम क्लाइमेट चेंज पैटर्न्स पूरी धरती के लिए प्रेडिक्ट कर पाए, ठीक है। ये है 3 मेन गोल, ठीक है, वही लिखा है, ठीक। इंप्रूव क्लाइमेट प्रेडिक्शन, सी लेवल राइज, आप क्लाइमेट प्रेडिक्शन करोगे तो उससे सी लेवल राइज, फॉरेस्ट फायर, ग्लोबल वार्मिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब जुड़ा हुआ है, ठीक है। प्रोवाइड हाउ मच हीट द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक कंट्रीब्यूट टू अर्थ एनर्जी बैलेंस, वेदर पैटर्न इन्फ्लुएंस, सी लेवल राइज एंड क्लाइमेट चेंज, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका, ओके। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। विद रेफरेंस टू नासा's pre-fire mission, consider the following statement. The mission aims to study the role of Earth's polar regions in regulating the planet's heat balance by measuring far infrared radiation. Absolutely easy, है ना, easy। सबसे पहली बात ही हमने ये करी। Pre-fire mission consists of 2 CubeSats, each equipped with a thermal infrared spectrometer. Absolutely, ठीक है। ये ऊपर इंफॉर्मेशन नहीं थी, क्वेश्चन में इंक्लूड कर दी मैंने, जानबूझ के ऊपर से मेरे से छूट गई थी, मैंने लास्ट मोमेंट सेकंड स्टेटमेंट चेंज किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू इंक्लूड दिस इंफॉर्मेशन, ओके, ठीक है। द मिशन विल हेल्प इंप्रूव क्लाइमेट मॉडल्स बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ स्नो, सी आइस एंड क्लाउड्स इन्फ्लुएंस हीट लॉस फ्रॉम द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक। बहुत कंसेप्चुअल। देखा, ये जो 2 स्टेटमेंट थे, पहला और तीसरा, याद ही नहीं करने, अगर आपने कंसेप्ट से समझ लिया आप इसको कर ले जाओगे एग्जाम में, वादा है मेरा, ठीक है, ओके। तो भाई तीनों करेक्ट हो गए, बिल्कुल ठीक। अब आ जा रहा कार्बन प्राइसिंग। यहां मेरा एक सवाल रहेगा आप, ठीक है। देखो, कार्बन प्राइसिंग एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करने के कई तरीके हैं। कार्बन क्रेडिट है, कार्बन टैक्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कार्बन क्रेडिट में क्या होता है, कोई कंट्री आपके अपने अपने सेट एमिशंस करते हैं, क्या मतलब, मान लो मैं हूं इंडिया, तो मैंने एमिशंस डिस्क्राइब कर दिए कि इतने एमिशंस, इतने टन्स ऑफ एमिशन कार्बन कर सकते हो अलग अलग कंपनीज के लिए, फिर उनको सर्टिफिकेट मिलता है उसके लिए। अगर वो अपने एमिशन लिमिट से कम करते हैं तो अपने जो क्रेडिट्स उन्होंने अर्न करें, कार्बन क्रेडिट, मान लो मेरे को 100 का है, मैंने 80 करे, मैंने 20 कार्बन क्रेडिट अर्न कर लिया, उसका सर्टिफिकेट मिल गया मेरे को, तो मैं वो सर्टिफिकेट फिर बेच सकता हूँ, है ना, मैं बेच सकता हूँ सर्टिफिकेट, ठीक है। एक ये हो गया। और क्या होता है एक तरीका, एक कार्बन क्रेडिट का ये भी तरीका होता है, मैं वो एक माफ करना हूँ, क्रेडिट किसको बेच सकता हूँ कि कोई और, मान लो कोई दूसरी कंपनी, उसको 100 की लिमिट है एमिशन, उसको 120 चाहिए, तो 20 मेरे से खरीद सकती है, ठीक। इससे होता क्या है, इससे इंसेंटिवाइजेशन हो रहा है, ठीक है। अगर मुझे लगेगा यार मैंने अगर कार्बन क्रेडिट बचा के 20 अपने दूसरे को बेचे, मुझे पैसा मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा, बचाने के लिए और कोशिश करूंगा ना, है ना। जैसे हमारे साथ क्या होता है, अगर हम अपना टाइम बचा के किसी और को दे, किसी और काम करने के लिए पैसा मिले, तो हम कोशिश करेंगे ना अपना टाइम हम बचाएं और उस बचे टाइम में पैसे कमा पाए, सेम तरीके से, ठीक है, ठीक। तो ये है एक तरीका, ठीक। एक तरीका क्या होता है कि कार्बन ऑफसेटिंग होती है। कार्बन ऑफसेटिंग क्या होती है, मान लो मैं कंपनी हूं, ठीक है, मैंने क्या करा, मेरे पास बहुत पैसा आया, मैं बहुत ही अमीर कंपनी हूं, इंडिया कोई कंपनी हूं, मैंने देखा कि यार बांग्लादेश फॉर एग्जांपल, बांग्लादेश में कंपनी है जो कि कार्बन एमिशंस में कटौती करना चाह रही है, पर कर नहीं पा रही है यार, क्योंकि उस पास पैसा नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है उतनी कि वो एमिशंस कम करे, ग्रीन टेक्नोलॉजी नहीं है मेरे पास है। मैं क्या करूंगा, मैं जाके वहां पे एक ऐसी प्लांट लगाऊंगा, ऐसी टेक्नोलॉजी लगाऊंगा जिससे कि एमिशंस कम होगा। अब मैंने क्या करा, ऑफसेट कर दिया, मैं नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैंने दूसरी कंट्री में या दूसरी कह लो कंपनी में, सेम कंट्री में भी हो सकता है, ठीक है, वहां जाके करा, दूसरी कंपनी की मैंने ऑफसेटिंग में हेल्प करी, कार्बन एमिशन कम करने में हेल्प करी, दैट इज कार्बन ऑफसेटिंग, ठीक। दिस इज वन अनदर मेथड। इससे क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, जब मैं ऑफसेट करूंगा, मान लो मैंने फैसिलिटी लगाई, टेक्नोलॉजी दी, उससे 100 मिलियन मेट्रिक टन क्या हो रहा है, ऑफसेट हो रहा है, तो मेरे पास सर्टिफिकेट आ जाएगा, मैं 100 मिलियन मेट्रिक टन, पूरा नहीं मान लो 50 मान लो, और एमिट कर सकता हूं, मेरे को अनुमति मिल जाएगी, समझ रहे हो, ये तरीका है, ठीक। फिर कार्बन टैक्स कई लोग यूज करते हैं, ठीक है, कई लोग की, आपने इस जैसे अभी यूके में न्यूज में था, आपने इस
लिमिट से ज्यादा करा तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक ठीक, ये कुछ तरीके थे, मैंने आपको समझा दिए। बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कार्बन क्रेडिट और कार्बन ऑफसेटिंग के आसपास, वो समझा दिया मैंने आपको। ठीक है, अब देखो व्हाट इज कार्बन प्राइसिंग। कार्बन प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर सब आ जाता है। ठीक है, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग, इज एन अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट। ठीक, अब क्या है, इन 2023 कह रहा हूँ, इन 2023 global carbon pricing revenues exceeded $100 billion for the first time. This speaks volume. Why? Why? It shows that companies are trying to opt ही लिखना सही है, trying to opt carbon emission cuts, cuts। ठीक, अब मैंने आपको बताया क्यों करते हैं, इंसेंटिवाइजेशन होता है। उसी वजह से रेवेन्यूज कितने का, $100 बिलियन। दिस इज एग्जांपल कि ये भाई हो रहा है, इट इज वर्किंग आउट। ठीक है, 75 कार्बन प्राइसिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर इन ऑपरेशन कवरिंग 24% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन। countries like Brazil, India, Turkey have made significant progress in carbon pricing implementation. India and China are the largest host countries for carbon credit each। आपसे यहां पे घुमा देगा, बोलेगा यूएस एंड चाइना आर द लार्जेस्ट होस्ट कंट्री। नहीं, बहुत ऑथेंटिक सोर्सेस से लाया गया डेटा है, इंडिया एंड चाइना ही है, याद रखना। ठीक है, अच्छा व्हाट इज कार्बन प्राइसिंग। देखो मैं यार अब नहीं समझाऊंगा, आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, पूरा समझा दिया है, पीडीएफ मिलेगा कहाँ पे, थिंक टैंक में पढ़ लेना। बेनिफिट क्या है, इट प्लेसेस द बर्डन ऑफ एमिशंस डैमेज ऑन पॉल्यूटर्स। मैं पॉल्यूट कर रहा हूं तो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ऑफसेट करना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे एमिशंस अपने लिमिट में रखने, वरना पेनाल्टी आएगी। समझाया ना अभी, जो पॉल्यूट कर रहा है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, एनकरेजेड इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन इन क्लीन टेक्नोलॉजीज। बताया अभी कैसे, अगर मुझे मालूम है कि मैं अगर अपनी एमिशंस कम करूंगा और उसके बदले में पैसे कमा पा रहा हूं, है ना, तो मैं क्या करूंगा, क्लीन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करूंगा, इनोवेशन में इन्वेस्ट करूंगा, जिससे कि मेरे एमिशन कम हो पाए। ठीक है, सपोर्ट पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, जो आपके 2015 वाला पेरिस एग्रीमेंट है उसको सपोर्ट कर, इज वेरी इजी, हर सब कुछ करता है। कार्बन प्राइसिंग एट ग्लोबल लेवल, क्या हुआ था भाई, पहली बार कब बात हुई थी, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल किससे जुड़ा है बताइए, क्या ग्रीन हाउस गैसेस से जुड़ा है, या फिर ओजोन से जुड़ा है, या फिर यही बता दो चलो। ठीक है, इन दोनों में से बताओ। आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑल्सो अलाउस कंट्रीज टू गेट कार्बन क्रेडिट। ठीक है, चैलेंजेस क्या है भाई, डेवलपिंग कंट्रीज प्रायोरिटाइज इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर एमिशन रिडक्शन। बिकॉज डेवलपिंग कंट्रीज का ये कहना होता है कि यार हमने तो अब डेवलप करना स्टार्ट करा है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन का इतना हाहाकार देख रहे हो, दीज आर द रिजल्ट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, इंडस्ट्रियल कंट्रीज लाइक ब्रिटेन, यूएस, जर्मनी, जिन्होंने इतना ओवर द ईयर सेंचुरी इतना इंडस्ट्रियलाइज कर लिया, इतना पोल्यूशन कर लिया, तो उनका काम है। हमें तो भी इंडस्ट्रियलाइज होना है, हमारा कार्बन एमिशन तो बाकी है, हम क्यों सफर करें। ठीक है, तो दे प्रायोरिटाइज इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, समझ गया, और वो डेवलप्ड कंट्रीज से कर देंगे, तुम करो। ठीक है, लैक ऑफ फंड्स फॉर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी इन पुअर नेशंस, दैट इज वेरी बेसिक। ठीक है, स्लो अडॉप्शन ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी टू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। ठीक, महंगी रहती है यार, तो नहीं कर पाते हैं। डेवलप्ड नेशंस हैव नॉट फुलफिल्ड द $100 बिलियन पर ईयर क्लाइमेट फाइनेंस कमिटमेंट। COP 16 में करा गया था कमिटमेंट, वो पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। समझ गया, बहुत आपको मैंने एकदम लेयर्ड तरीके से, एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट समझा दिया। Which international agreement provides the framework for carbon credit trading under Article 6? Easy। अच्छा, आर्टिकल 6 पूछ रहा है भाई, यही नहीं फंसना, पेरिस एग्रीमेंट आर्टिकल 6 करता है। ठीक है, ओके। अब मॉनसून क्रोक्स बायोब्लिट्स, यहां से सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपके लिए है, न्यूज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है बायोब्लिट्स का। व्हाट इज बायोब्लिट्स? अब बायोब्लिट्स इज एन इंटेंसिव बायोडाइवर्सिटी सर्वे conducted within a specified period to identify as many species as possible in a designated area। Is यूपीएससी की आदत है पूछने की, which of the following best describes the concept of BioBlitz? चाहे वो ग्रीन वॉशिंग हो, उसने पूछा था ना 2022 का क्वेश्चन था, जो सेट मैंने एनालिसिस कराया था बच्चों को, उसका क्वेश्चन नंबर 100 था, मुझे आज भी याद है। ठीक है, ग्रीन वॉशिंग, ऐसे टर्म्स बिल्कुल पूछता है उठा के, बिल्कुल पूछता है। ठीक है, अब बायोब्लिट्स इज एन क्या है भाई, इंटेंसिव बायोडाइवर्सिटी सर्वे है। ठीक है, स्पेसिफाइड एरिया में। अब यही सर्वे हो रहा है कहाँ, ये सर्वे हो रहा है केरला में।
टू मैप फ्रॉग बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इस एक्सरसाइज को क्या बोला जा रहा है भाई? मॉनसून क्रोक्स बायोब्लिट्स 2024। ठीक है, द बायोब्लिट्स 2024 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय सेंटर फॉर सिटीजन साइंस एंड बायोडाइवर्सिटी इन्फॉर्मेटिक्स अंडर द केरला फॉरेस्ट रिसर्च टू डॉक्यूमेंट फ्रॉग डाइवर्सिटी इन केरला। अब देखो, अगर बोल देता है कहीं कहीं जगह एम्फीबियन बायोडाइवर्सिटी बोल देते, बिकॉज फ्रॉग इज एन एम्फीबियन, तो आप वो भी करेक्ट करके आना। ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ, अब ये प्रोजेक्ट के बारे में, कम्युनिटी ड्रिवन सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट है। ठीक है, बायोब्लिट्स में क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ लोकल कम्युनिटी, लोकल सिटीजन, उस सर्वे को कंडक्ट करा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखना। ठीक, अभी दिखेगा कैसे, ड्यूरेशन देख लो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। To document study amphibian diversity in Kerala to address knowledge gaps in frog habitation, identification and conservation. अब पीपल पार्टिसिपेशन देखिए, ठीक, पीपल पार्टिसिपेट कर सकते हैं कैसे? फ्रॉग की फोटोज और साउंड्स अपलोड कर सकते, फ्रॉग की फोटोज एंड साउंड्स अपलोड कर सकते हैं आई नेचुरलिस्ट ऐप पे। ठीक है, इसके थ्रू सिटीजन पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस एक्सरसाइज में। इट इज ओपन टू ऑल एज ग्रुप्स। ठीक है, देयर इज नो कह लो कि बाउंड्री एज ग्रुप को लेके। वॉलंटियर, जिसे हम लोग फ्रॉग मैपर्स बोलेंगे, विल लर्न टू आइडेंटिफाई फ्रॉग स्पीशीज, डॉक्यूमेंट कॉल्स एंड रिकॉर्ड इकोलॉजिकल डेटा। ठीक है, इजी। कोलैबोरेशन क्या है? डेटा विल बी शेयर्ड विद द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन फैसिलिटी एंड ओपन सोर्स बायोडाइवर्सिटी डेटाबेस। एक डेटाबेस है जहां से आप भी जाके, अभी भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन देखनी, वहां पे आप देख सकते हो स्पीशीज से रिलेटेड। ठीक है, एक डेटाबेस है, ठीक, उसके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करी जाए। ठीक, बाकी भी देख लो यार। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है? बिल्डिंग अ बायोडाइवर्सिटी डेटाबेस। केरला के पास 200 से ऊपर फ्रॉग स्पीशीज हैं। ठीक है, उनका डेटाबेस बिल्ड करना है। सिटीजन लेड डॉक्यूमेंटेशन हेल्प्स इन बेटर स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन एंड कंजर्वेशन एफर्ट। ठीक है, ओके। अच्छा, पब्लिक एंगेजमेंट। पब्लिक एंगेजमेंट कैसे बढ़ेगा? अरे लोग जब खुद करेंगे पार्टिसिपेट तो अपने आप एंगेजमेंट बढ़ेगा। अच्छा, हाँ, ठीक है, पब्लिक अपने आप करेगी एंगेजमेंट, जब पार्टिसिपेशन करेगी तो कंजर्वेशन में उसका अपने आप एंगेजमेंट बढ़ेगा, है ना? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे आपको जानना कि बायोब्लिट्स क्या है, मॉनसून क्रोक बायोब्लिट्स क्या है। ठीक है, ओके, समझ गए, चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन। कंसीडर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मॉनसून क्रोक्स बायोब्लिट्स। It is organized by Kerala Forest Research Institute under the Center for Ethnic. The initiative is aimed at documenting and studying bird life diversity in the Western Ghats. गलत हो गया। फ्रॉग, अगर एम्फीबियन भी लिखा होता तो भी ठीक होता। बर्ड लाइफ इज वेरी रॉन्ग। ठीक है, दूसरा गलत। तीसरा, सिटीजन कैन पार्टिसिपेट बाय अपलोडिंग फोटोग्राफ्स एंड साउंड्स ऑफ फ्रॉग्स ऑन आई नेचुरलिस्ट ऐप। बिल्कुल ओके, तो आंसर हो जाएगा आपका 1 and 3 ओनली। अच्छा, चौथा भी है, शाबाश शाबाश, थिंक टैंक कंटेंट। द साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन कलेक्टेड विल बी इंटीग्रेटेड इन ग्लोबल। हाँ, तो 1, 2 and 4 होना चाहिए ना भाई। 1, 3 and 4, ओके, तो 1, 3 and 4। अच्छा, मैं आपके लिए कमिंग संडे प्लान कर रहा हूँ एक लाइव क्लास, जिसमें मैंने आपको जितनी पॉलिटी पढ़ाई है उसका मैं डाउट क्लास लूंगा, साथ साथ आपको PYQs भी कराऊंगा। तो मैं टाइम आपको पोस्ट पे आपके अपलोड कर दूंगा भाई, नोटिफिकेशन ऑन रखना। थिंक टैंक यूपीएससी के टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा टाइम शेड्यूल जो भी है। मैं लाइव जाऊंगा संडे को, और आपको क्या होगा, पूरे PYQs पॉलिटी के पिछले 20 साल के आपको मैं रिवाइज कराऊंगा, पढ़ाऊंगा, और आप अपना कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हो मेरे साथ। ठीक है, आ जाओ। अब एक और देखो, न्यूज तो फैक्चुअल है बट कॉन्सेप्ट इज की यहाँ पर भी। ई फ्लो इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग सिस्टम। वाई इन न्यूज? द यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड एन ई फ्लो इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग सिस्टम टू ट्रैक रिवर क्वालिटी इन रियल टाइम, एडिंग प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे ई फ्लो का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। आपको ई फ्लो का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। व्हाट इज दैट अबाउट द ई फ्लो? पहले यही दिया है, यही पढ़ लो भाई। ठीक है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने क्या करा है, इसको डेवलप करा है, इस सिस्टम को। ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति।
क्या करेगा भाई, गंगा यमुना और उनकी ट्रिब्यूटरीज, याद रखिएगा स्पेशली नाम मेंशन्ड है, गंगा यमुना और उनकी ट्रिब्यूटरीज की वाटर क्वालिटी को क्या करेगा, मॉनिटर करेगा, ठीक है। बिकॉज ई फ्लो क्या होता है, ई फ्लो इज अ कॉन्सेप्ट जो ये बताता है कि कोई भी एक रिवर में या वाटर स्ट्रीम में अगर उसका जो नेचुरल हैबिटेट है, जो एनिमल्स, फ्लोरा, फौना एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो उसमें रहते हैं, उनको हेल्दी रखना है। मतलब एक रिवर का पूरा इकोसिस्टम आपको हेल्दी रखना है, तो कितने अमाउंट, मिनिमम अमाउंट या वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको उसमें चाहिए, दिस इज ई फ्लो, ये बताता है ई फ्लो। ये कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट की डेफिनेशन, याद रखना है इस चीज, ठीक। तो उसी चीज को इंश्योर करने के लिए ई फ्लो इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च करा है, ठीक। अच्छा, ये कहां से लाएगा डेटा भाई, सेंट्रल वाटर कमीशन से लाएगा ई, ठीक है। टू ट्रैक की पैरामीटर्स लाइक इनफ्लो, आउटफ्लो, मैंडेटेड ई फ्लो अक्रॉस 11 प्रोजेक्ट्स अलोंग द गंगा मेन स्ट्रीम, ठीक है, ओके। ई फ्लो क्या है, देखो वही आ गया, ई फ्लो इज द मिनिमम वाटर रिक्वायर्ड इन अ रिवर और वाटर बॉडी टू सस्टेन इट्स इकोलॉजिकल हेल्थ, बायोडाइवर्सिटी एंड वाटर क्वालिटी, ensure sustainable water management while balancing ecological and human water usage. ओके, 2018 में इंडियन गवर्नमेंट मैंडेटेड मिनिमम ई फ्लो रिक्वायरमेंट्स फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गंगा रिवर टू बी मेंटेन थ्रू आउट द ईयर। ये मेंटेन नहीं हो पा रहा है, इसी को बेहतर बनाने के लिए ये ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम लाया गया है, ओके। हेल्प्स इन प्रिजर्विंग इकोलॉजिकल बैलेंस, प्रोटेक्टिंग एक्वेटिक एंड मेंटेनिंग रिवर सस्टेन, नथिंग। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स ई फ्लो, भाई ई फ्लो क्या है कॉन्सेप्ट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर्ड इन अ डैम, नो, द स्पीड एट विच रिवर वाटर फ्लो, नो, द मिनिमम फ्लो ऑफ वाटर, यस, सी इज द करेक्ट आंसर। पीडीएफ ले लेना हमसे इसकी, ठीक है, हो गया, हो गया, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, हाँ समझ तो मुझे भी आ रहा है, कैसे नहीं आएगा, ऐसे पढ़ाएंगे आपको, कैसे नहीं आएगा। संडे को आ जाना, सब संडे को आ जाना लाइव क्लास में, टाइम बता दूंगा। बर्फ टैक्स वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि बर्फ टैक्स क्या है, ठीक है। 2022 में हवा उठी थी, न्यूजीलैंड ने बर्फ टैक्स क्या करा था, अप्लाई करा था। बर्फ टैक्स होता क्या है, आपको पता होगा, आपने स्टैटिक एनवायरनमेंट में पढ़ा होगा कि लाइव स्टॉक जो होता है वो मिथेन एमिशन का वन ऑफ द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर होता है। तो आपके गाय भैंस जितने भी आपके कैटल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो अगर जब आपका चारा चबाते हैं और च्यू करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, तो उससे मिथेन एमिशन होता है बहुत ज्यादा, पड़ा था, बस वहीं से टैक्स आता है। न्यूजीलैंड आप जानते हो वैसे भी एकदम क्लाइमेट को लेकर सिगरेट विगरेट सब बैन कर दिए, उसने पूरा एक्टिव है। उसने 2022 में अगर उसने कहा भाई इस पे जो लाइव स्टॉक से आपका ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है, नॉट ओनली मिथेन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है, उस पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, एंड दैट टैक्स वाज नोन एट बर्फ टैक्स। पर 2022 में था तो 24 में क्यों पढ़ा रहे हो, 25 के प्रीलिम्स के लिए क्यों पढ़ा रहे हो बेटा, वहां हो गए प्रोटेस्ट, वहां हो गए प्रोटेस्ट फार्मर कम्युनिटी के, कि ये क्या बात होती है, ठीक है। तो अब फार्मर कम्युनिटी के पूरे प्रोटेस्ट हो गए और उनको हटाना पड़ा। अभी रिसेंटली उन्होंने क्या करा है, अगस्त की न्यूज है ये, 2024 की, इसी के आसपास की है, जुलाई की, अगस्त की, न्यूजीलैंड ने बर्फ टैक्स को एबॉलिश किया है ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ वेरी वेरी ह्यूज प्रोटेस्ट फ्रॉम द फार्मर कम्युनिटी, ठीक है। New Zealand government announced the scrapping of burp tax, which was introduced in October 2022 to tax greenhouse gas emissions from livestock. A tax imposed on methane emission from ruminant animals like cows, sheep, and goats. ठीक है, ओके, समझा दिया है, हाँ। Introduced to curtail methane emissions, which contribute to 30% of global warming since pre-industrial times. Livestock accounts for nearly half of New Zealand's greenhouse gas emission. इतना ज्यादा है प्रभाव न्यूजीलैंड में लाइव स्टॉक एमिशंस का, इसीलिए इसको टैक्सेबल बनाया गया था, ओके। 10 मिलियन कैटल एंड 25 मिलियन शीप है न्यूजीलैंड में। आपको पता होगा न्यूजीलैंड जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, इट्स अ एग्रीकल्चर सेंट्रिक नेशन, ठीक है। लार्ज लैंड एरिया रहते हैं, ग्रास लैंड, ऑल, वहां पे इनका रियरिंग, कैटल रियरिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट
एक्टिविटी, ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक। तो ये लाइव स्टॉक एमिशन बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे, ठीक है, ओके। व्हाई वाज इट इंट्रोड्यूस, मीथेन एमिशंस कंसर्न, ठीक है यार, पढ़ा दिया है यार, ठीक है, पढ़ा दिया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, मीथेन इज अ पोटेंट ग्रीन हाउस गैस। अब मुझे आप बताओ कि मीथेन ज्यादा खतरनाक है एनवायरमेंट के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? अब लाइव क्लास होती तो देखता सबके आंसर, इसलिए लाइव क्लास करूंगा संडे को, बहुत मजा आएगा, एकदम इंटरेक्टिव करेंगे, सवाल करूंगा, जवाब देना सामने से, जो सबसे पहले जवाब देगा उसको बुला लूंगा अपने स्टूडियो में अगले दिन ही, ठीक है। दिल्ली के होगा तो बुला लूंगा, ठीक है, यहाँ पे बगल में खड़ा होगा, तुम्हें मैं पीठ थपथपाऊंगा, तुम्हारी आगे निकलवा दूंगा, ओके, समझ गए। चलो, तो क्या है भाई, मीथेन, देखो अगर को डिफाइन करा जाए तो उसको नहीं बोल सकते हैं, एक आंसर नहीं हो सकता है, दोनों क्राइटेरियाज होते हैं। एक होता है कि उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कितना है, एक होता है कि वो एटमॉस्फेयर में या फिर आपके एनवायरमेंट में कितने समय तक रह सकती है। तो मीथेन, भले आपके मीथेन की लाइफ है 12 से 15 साल, लेकिन मीथेन का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इतनी खतरनाक गैस क्यों बन जाती है, फिर हम बार बार कार्बन 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 के पीछे क्यों पड़े रहते हैं, ठीक है, बिकॉज उतने उसका एमिशन बहुत ज्यादा है, सोर्सेज बहुत ज्यादा है, ठीक। दूसरा, कार्बन वंस रिलीज इन द एनवायरमेंट सस्टेन्स फॉर सेंचुरीज, 100 200 300 साल, मतलब उसकी लाइफ बहुत ज्यादा है, वो हमको हर्ट करती रहती है, ठीक है। मिथेन 12-15 साल में गायब हो जाती है, ठीक है, ठीक। इज अ पोटेंट ग्रीन हाउस गैस सेकेंड ओनली टू CO2 इन कंट्रीब्यूटिंग टू द क्लाइमेट चेंज। अच्छा, क्यों स्क्रैप करा गया, फार्मर प्रोटेस्ट होने लगे थे, ठीक है, ठीक। फार्मर क्लेम इट वुड सीवियरली इंपैक्ट देयर लाइवलीहुड्स एंड फार्मर एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स, इज ट्रू। चेंज इन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी रिप्लेस हुई भाई, है ना। द न्यू सेंटर राइट कोलिशन, ठीक है, डिसाइडेड टू रिप्लेस द टैक्स विद प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू रिड्यूस मीथेन एमिशन विदाउट हार्मिंग प्रोडक्ट। इजी इजी। अब आ जाइए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट। द बर्फ टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यूजीलैंड इन 2022 टू इम्पोज अ लेवी ऑन मीथेन एमिशंस फ्रॉम लाइवस्टॉक। एब्सोल्युटली। अगर यहाँ पे ये पलट के आपके कार्बन मोनोऑक्साइड कर देता, या कार्बन डाइऑक्साइड कर देता, या ऑक्सीजन कर देता, तो इसको गलत कर देना भाई, है ना। मीथेन की बात हो रही है। मीथेन इज अ ग्रीन हाउस गैस दैट ट्रैप्स मोर हीट पर मॉलिक्यूल देन कार्बन डाइऑक्साइड। एब्सोल्युटली ट्रू, बताया मैंने, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मीथेन का ज्यादा होता है कार्बन डाइऑक्साइड से, यही मतलब होता है, पर मॉलिक्यूल ज्यादा हीट ट्रैप करती है आपकी मीथेन, कार्बन का बहुत कम होता है। बट व्हाट मेक्स इट डिफिकल्ट, व्हाट मेक्स इट क्या कहूँ उसको, हजार्डस, बताया मैंने आपको। मेन क्या होता है कि वो आपके बहुत समय तक रहती है, वंस रिलीज, उसके बाद उसके सोर्सेज बहुत बहुत ज्यादा रिलीज हो रही है एनवायरमेंट, ठीक है। दोनों ही ठीक है भाई, तो बोथ आंसर हो जाएगा, ओके, ठीक। अब देखो आज का आखिरी क्या है, बायोबिटुमेन, बहुत न्यूज में है, इंडिया सस्टेनेबल रोड कंस्ट्रक्शन। अभी क्या है, बिटुमेन, इसका यूज बहुत ज्यादा होता है रोड कंस्ट्रक्शन में इंडिया में, ठीक है। बट दिस इज मेड फ्रॉम फॉसिल, पेट्रोलियम से बनता है ये, ठीक है। तो अब इसको रिप्लेस करने की बात चल रही है बायोबिटुमेन से। बायोबिटुमेन कहां से आता है, आइए देखते हैं, ठीक है। इंडिया प्लान्स लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोबिटुमेन फ्रॉम बायोमास एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट, ठीक। तो बायोमास और एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है, फॉर्डर मटेरियल जो होता है, उससे बनता है बायोबिटुमेन। अब दो धारी तलवार, या तलवार मत कहो, दो धारी फायदा कह लो, कैसे हो जाएगा, सांप भी मर जाएगी लाठी भी नहीं टूटेगी, कैसे, बायोबिटुमेन बन जाएगा इनसे, तो क्या करेगा, रोड कंस्ट्रक्शन में हेल्प करेगा, और ये रिप्लेस कर लेगा किसको, बिटुमेन को, जो इटसेल्फ पेट्रोलियम से बनता है। यहाँ पे बचत, ठीक, यहाँ पे एनवायरमेंटली सेफ, इको फ्रेंडली। फिर ये जो बायोमास और एग्रीकल्चरल वेस्ट है, इसका क्या होता है, इसको जला दिया जाता है, इसी से तो आपके इन्वायरमेंट होता है, पूरे दिल्ली वाले सब जानते हैं आसपास क्या होता है, ठीक है। इसको माफ करना, इसको जलाया जाता है, ठीक है, वेस्ट में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ, जो आपके फॉग का बहुत बड़ा कारण रहते हैं, स्मोक का, क्या बोलते हैं, इन विंटर्स, ठीक है। A pilot study by Central Road Research Institute and Indian Institute of Petroleum, Dehradun, will test biobitumen on a 1 kilometer road stretch. PIB की खबर है, नितिन गडकरी जी ने स्वयं ट्वीट करके इसके बारे में बताया था, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बायोबिटुमेन क्या है, ठीक, व्हाट इज बायोबिटुमेन।
biologically sourced alternative to traditional petroleum based bitumen derived from renewable biomass sources like agricultural residues and forestry waste. ठीक है, ठीक, क्लियर, ये ऊपर समझा दिया. ठीक, रिटेन्स की प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वेंशनल बायो, यार क्या हो रहा है, एक सेकेंड, रिटेन्स की प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वेंशनल बाइटुमेन सच एज ड्यूरेबिलिटी, वाटरप्रूफिंग एंड एडिशन. ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है. देखो, अब आप अगर रिप्लेस कर रहे हो बाइटुमेन को बायो बाइटुमेन से, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रिलायबिलिटी और उसकी एडहेसिवनेस, मतलब जुड़ने की शक्ति, रोड कंस्ट्रक्शन में वही तो चाहिए, और ड्यूरेबिलिटी चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. तो वो सारी आपकी जो आपकी कन्वेंशनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इसमें भी देखी जा रही हैं. इसीलिए इसको क्या करा जा रहा है, ड्यूरेबिलिटी, वाटर प्रूफिंग, एडिशन, इन सब लिए इसको यूज करा जा रहा है बिटुमेन को रिप्लेस करने के लिए. ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है यार, वही रिलायंस ऑन फॉसिल इंपोर्ट्स, इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव, सेफर फॉर वर्कर्स एज इट लैक्स टॉक्सिक केमिकल्स. एप्लीकेशंस क्या है, रोड कंस्ट्रक्शन में, रूफिंग मटेरियल में, वाटरप्रूफ कोटिंग के लिए यूज हो सकता है. ठीक, समझ गए. अब आ जाओ, व्हाट इज, अच्छा आखिरी नहीं है, एक और है. ओके, ब्यूटीफुल. व्हाट इज बायोब्यूटामिन. ठीक, हाँ, क्या आंसर है, बायोलॉजिकली सोर्स अल्टरनेटिव टू पेट्रोलियम बेस्ड बायोब्यूटामिन, बेस्ड ब्यूटामिन. ओके ओके, हाँ, ये आखिरी है. क्या है भाई, ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स किसने, उत्तराखंड ने लॉन्च कर दिया है. इंडिया का पहला स्टेट बन गया है जिसने इस प्रकार का कोई इंडेक्स लॉन्च करा है. जैसे कि जीडीपी होती है, ऐसे ही बात चल रही है आजकल ग्रीन जीडीपी की, है ना. उसी का ये कंपोनेंट मान लो, उसी का ये कंपोनेंट मान लो. क्या है, इतने भी उसके, हम जीडीपी में क्या करते हैं, हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उनकी मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो कि यूजुअली 1 ईयर होता है. ठीक है, उत्तराखंड ने क्या करा है, उत्तराखंड ने बोला है कि हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं 4, ठीक है, व्हाट आर दे, एयर, वाटर, फॉरेस्ट एंड सॉइल. ये 4 नेचुरल रिसोर्सेज को मॉनेटरी वैल्यू असाइन कर दी है. ठीक, और उस हिसाब से वो कैलकुलेट करेगा फिर क्या, ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट. ठीक है, जैसे हम लोग जीडीपी करते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग है ना, बिल्कुल ठीक है. जीईपीआई इज अ नॉवल मेथड टू मेजर इकोलॉजिकल डेवलपमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम ह्यूमन इंटरवेंशन. मतलब अगर ह्यूमंस क्या करते हैं, मान लो हम कोई आपके इकोलॉजिकल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट निकाल रहे हैं, तो उसकी कितनी एफिकेसी है, कितना हमारे एनवायरमेंट को हेल्प कर रहा है, ये इस समय मालूम चलेगा. मान लो हमने कोई डैम बनाया, या फिर हमने कह लो कोई अच्छा कंजर्वेशन मेथड लो, जैसे कि हमने कोई जूलॉजिकल पार्क सेटअप करा, तो उससे कितनी मॉनेटरी वैल्यू निकल के आई हमारे एयर. अब जूलॉजिकल पार्क किस लिए लगाओगे यार, बेटर करने के लिए ना कंजर्वेशन को, एयर बेटर होगी. ठीक है, पेड़ लगाओगे, प्लांट स्पीशीज का क्या होगा, संरक्षण होगा, एनिमल स्पीशीज का संरक्षण होगा, वहां की लैंड भी प्रोटेक्टेड रहेगी, डिग्रेड नहीं होने दोगे, माइनिंग नहीं होने दोगे. ठीक है, तो क्या करा है, ऐसे जो कंजर्वेशन मेथड्स हैं ये देखेगा उससे कि भाई ये जो हमारे ह्यूमन इंटरवेंशन से हम लोग कंजर्वेशन मेथड्स कर रहे हैं, इससे जो इकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है वो हमारे जीईपीआई में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये बताएगा आपको. ये इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, इट पैरेलल्स जीडीपी बट फोकसेस ऑन एनवायरमेंटल हेल्थ एंड नेचुरल रिसोर्स कंट्रीब्यूशन. अब ह्यूमन इंटरवेंशन की बात है, इसका मतलब ये नहीं कि नेचुरल नहीं करेगा, नेचुरल एंड ह्यूमन इंटरवेंशन जो दोनों तरीके हैं उनको ये बैलेंस करके आपको फाइनल रिजल्ट देगा. ओके, ठीक है. इन जीपी इंडेक्स मैन मेड कंजर्वेशन, दैट इज अमृत सरोवर, जो मैंने जूलॉजिकल पार्क का आपको एग्जांपल दिया, उससे बेटर एग्जांपल है अमृत सरोवर, अकाउंटेड सेपरेटली फ्रॉम नेचुरल प्रोसेसेस लाइक रेन. ठीक है, ठीक, दोनों का ही क्या होगा, अकाउंटिंग होगी, बट अलग अलग होगी. नेचुरल रिसोर्सेज को अलग अकाउंट करा जाएगा, एंथ्रोपोलॉजिकल जो कि मैन मेड है उनको अलग अकाउंट करा जाएगा. ठीक है, ओके, पर दोनों करा जाएगा, याद रखना, क्वेश्चन यही घुमा देगा. 4 पिलर्स क्या है, एयर, वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट. ठीक है, ये बात हो गई है. ठीक, सिग्निफिकेंस क्या है, एसेस एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर ऑन इकोसिस्टम और नेचुरल रिसोर्सेज, measure what is returned to the environment post usage, quantifies ecosystem contribution, support sustainable development. वही है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं. अब देखिए, which of the following statements about the gross environment product index is or are correct. GEPI is a measure introduced to quantify the ecological development resulting from human intervention. मेरे पेन को पता नहीं क्या, बिल्कुल ठीक है. ठीक है, उत्तराखंड द फर्स्ट स्टेट. GEPI considers air, water, soil and minerals, tree cover या कहो forest.
ये है 4 प्लस, तीसरा गलत होता है, तीसरा 1 2 एंड 4 1 एंड 4, 2 तो सही है, तो आंसर बी ही होगा, पर देख लेते हैं। जीईपी एम्स टू अकाउंट फॉर बोथ एंथ्रोपोलॉजिकल एंड नेचुरल कंजर्वेशन एफर्ट्स, एब्सोल्यूट, ठीक है, 1 2 एंड 4, ठीक है। तो ये बात हो गई भाई सारी। आई होप आपको समझ में आया और देखा कि शानदार तरीके से हम लोग कवर कर रहे हैं। ऐसे हमने साइंस एंड टेक, इकोनॉमी और पॉलिटी का भी कवर कर लिया है ना, ठीक। तो चलें फिर, सारी बात हो गई। प्लेसेस इन न्यूज, गवर्नमेंट स्कीम्स इन न्यूज, पर्सनालिटीज इन न्यूज, फॉरेन ट्रैवलर्स ऑफ विजयनगर, ये सारे वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं अपनी करंट अफेयर्स और टारगेट 2025 सीरीज में, प्लेलिस्ट जो बना रखी है। इसके अलावा पॉलिटी थ्रू एमसीक्यूज भी पूरी करा रखी है, जिसका संडे को मैं आपको डाउट सेशन लेने वाला हूं लाइव, ठीक है। और उसके अलावा इकोनॉमी भी पढ़ा रखी है, इंडियन इकोनॉमी थ्रू एमसीक्यूज पूरी। जितना यहाँ कराया जा रहा है ये कर लिया, ट्रस्ट मी, मजा आ जाएगा प्रीलिम्स में, एंड आई एम टेलिंग यू मजा आ जाएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो प्रीलिम्स अगले दिन लाइव आऊंगा और दिखाऊंगा कि क्या मिस करा है तुमने, ठीक है। चलो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक कीप स्टडिंग, टेक केयर, हेल्थ का बहुत ध्यान रखो, आपका प्रीलिम्स अराउंड द कॉर्नर है। ओके, सी यू, थैंक यू सो मच।